गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक एनपीओ के ऊपर चल रहा है। आप लगातार से एनपीओ के बारे में पढ़ रहे हैं और आपने इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक और आप क्वेश्चन 15 तक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके होंगे। अब जो है ना, मैं आपको इसमें गिनती के 2 ही टॉपिक और बचे हैं, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए, आपने +1 के अंदर फाइनल अकाउंट पढ़ा है और उसी से रिलेटेड ही हमारी जो एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी +1 के अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की और प्रीपेड एक्सपेंस की, उसी से रिलेटेड हमारे यहाँ एक टॉपिक है। ठीक है, अब मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, कहता है, मान लीजिए आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर, आपके पास क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और आपको पेमेंट साइड के अंदर रेंट के बारे में बता रखा होगा कि रेंट पेड। ठीक है, रेंट पेड एक कॉलम दे रखा होगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 70,000। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगी। ठीक है, वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी होंगी? वो एडजस्टमेंट 4 तरह की होंगी। मैं आपको चारों बता देता हूँ। जिसमें एक लिखा होगा रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। दूसरी एडजस्टमेंट होगी आपकी रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। तीसरा होगा आपके पास रेंट पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। और जो नेक्स्ट होगी वो होगा रेंट पेड इन एडवांस इन करंट ईयर। ठीक है, आपके पास ये 4 एंट्री होंगी और आपने इनके बारे में +1 में भी पढ़ा है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में जो रेंट पेड दिया हुआ है वो 70,000 है। ये हमारा एक तरह का एक्सपेंडिचर है और आपका क्रेडिट साइड में गिवन होगा। ठीक है, तो यही वो बताना चाहता है। वो आपसे ये कहता है कि आपको इनके ट्रीटमेंट करने क्या है और इनकी क्या क्या एंट्री करनी है और कहाँ कहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करनी है। आप पहले की तरह सबसे पहले एक छोटा सा कॉलम बना लीजिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट का। ठीक है, मैंने एक छोटा सा कॉलम बना देता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट का। ठीक है, आपको ये मालूम है कि ये आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है और ये आपकी एसेट साइड है। ठीक है, और फिर जो आप नेक्स्ट बनाते हो वो आपको मालूम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आप कॉलम बना देंगे, जिसमें आपको ये भी मालूम है कि जो डेबिट साइड होती है वो हमारे सारे के सारे एक्सपेंडिचर होंगे और जो क्रेडिट साइड होगी वो हमारी सारी की सारी इनकम साइड होती है, क्योंकि इसकी नेचर एक नॉमिनल अकाउंट की होती है। और लास्ट वन जो आप तैयार करते हैं वो तैयार करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये आपका सेम पहले की तरह लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है और राइट हैंड साइड आपकी एसेट साइड होती है। ठीक है, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में रेंट पेड लिखा हुआ है और नीचे ये एडजस्टमेंट है। सपोज कर लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है आपका 10,000, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है आपका 7,000, रेंट पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर है मान लीजिए आपका 4,000, और रेंट पेड इन एडवांस इन करंट ईयर है मान लीजिए आपका 3,000। ये आपके 4 एंट्रियां हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को शो करना है कि करंट ईयर में हमारा खर्चा कितना है। क्लियर? और इसमें साथ में आपको रेंट पेड में आपको पता है करंट ईयर का भी होता है, प्रीवियस ईयर का भी होता है और नेक्स्ट ईयर का भी होता है। तो मुझे इन सभी के अंदर क्या करनी होगी? एडजस्टमेंट करनी होगी। मैं वो एडजस्टमेंट करूंगा कैसे, समझिएगा बात को। देखिए, सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि रेंट पेड, आप सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे टू रेंट, क्योंकि आपके लिए एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है।
जिसका आपको जो अमाउंट दिया हुआ है देख सकते हैं आप 70,000 का रेंट आपको 70,000 का दिया हुआ है। मैंने यहाँ 70,000 लिख दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा साथ साथ। देखिए, आपको ये पता है कि करंट ईयर में अगर आपने कोई सर्विस यूज कर ली है और अगर आपने उसका एक्सपेंस पे नहीं किया है, ठीक है, वो पेमेंट आपने नहीं की है, तो आपका करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जैसे कि ये रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस था जो कि आपने पे नहीं किया है, तो ये खर्चा आपको पे करना है। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एक तो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। दूसरा, जो आपके पास रेंट टोटल गिवन है, क्योंकि इसमें पे नहीं कर रखा, रिसिप्टेंट पेमेंट में केवल एक्चुअल पेमेंट होती है और नीचे एडजस्टमेंट में बता रखा है कि आपने अभी तक ये पे नहीं किया है तो पे करना है। तो मेरा ये एक्सपेंडिचर इस साल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं इसमें ऐड कर दूंगा क्या, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट, जिसका जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज का। ठीक है, मैंने इसमें क्या कर दिया, इसे प्लस कर दिया। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपके लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है, आपने पे नहीं किया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आप इसे यहां भी क्या दिखाते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से। क्या दिखाते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से आपका करंट ईयर की लायबिलिटी है। अब इसे 10,000 की शो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। भाई ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आपकी इस साल की नहीं है। ठीक है, तो आप इसे प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है तो ये प्रीवियस ईयर में लायबिलिटी में हम शो करेंगे, आपकी इस साल की लायबिलिटी नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कितने का अमाउंट है, 7,000 रुपीज का। ओके, तो रेंट आउटस्टैंडिंग आपका ये करंट ईयर का नहीं था, ठीक है, जो कि आपने पे कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे किया हुआ होगा, तो आप यहाँ इसे माइनस कर देंगे, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट, जिसका अमाउंट कितना था, 7,000 का। मैंने इसे माइनस कर रखा है। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है रेंट पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपने एडवांस रेंट पे किया था, यानी कि पिछले साल पे किया था। तो जब भी आप कोई चीज एडवांस पे कर देते हैं तो आपकी एसेट बन जाती है। तो प्रीवियस ईयर में जब आपने रेंट पे किया होगा तो प्रीवियस ईयर में आपकी वो एसेट बन जाएगी, जिसे आप एडवांस रेंट के नाम से या प्रीपेड रेंट के नाम से भी लिख सकते हैं कि आपने एडवांस पे कर दिया, जिसका अमाउंट है 4,000 का। एक्चुअल में वो इस साल का एक्सपेंडिचर था, पिछले साल पे कर दिया तो था वो खर्चा इस साल का, तो इस साल के खर्चे में पेमेंट में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेड दिखा रखा है, तो हमें वो इस साल पे करना था। तो इसका मतलब है कि हमारा करंट ईयर का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड प्रीवियस ईयर एडवांस रेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4,000 की। हम इसे ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर के अंदर ये हमारी एसेट आ जाएगी। अगर आपने कोई एक्सपेंस इस साल में एडवांस पे कर दिया, जो कि आगे वाले साल के लिए पे किया गया होगा, मतलब हमारे करंट ईयर के लिए नहीं था बल्कि अगले साल के लिए हमने पहले ही एडवांस पे कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर आपका इस साल का नहीं था, बल्कि आपकी एक एसेट बन गई है। तो जो आपने एडवांस पे किया है, हम इसे यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे करंट ईयर का कोई भी एडवांस अगर आपने एक्सपेंस पे कर दिया है तो वो आपकी क्या बन जाती है, एसेट। और ये खर्चा आपका इस साल का नहीं था, तो ये यहाँ से खर्चा कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आप सेम पहले की तरह प्रीपेड रेंट या रेंट पेड इन एडवांस के नाम से एसेट साइड में भी इसको दिखा सकते हैं। क्लियर है। मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी और टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन सबका टोटल बैलेंस करते हैं, 10,000 प्लस है, 4,000 प्लस है, 14,000 प्लस हो गया और 10,000 माइनस हो गया, तो 4,000 प्लस हो गया। तो जो ओवरऑल इसका बैलेंस आएगा वो 74,000 आएगा। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का क्या रहेगा, खर्चा रहेगा। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी बनेगा और प्रीवियस ईयर का एडवांस रेंट प्रीवियस ईयर की एसेट बन जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट आपका करंट ईयर की लायबिलिटी बन जाएगा और करंट ईयर का एडवांस पे किया हुआ आपकी करंट ईयर की क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। ये था आपका टॉपिक जो कि आपको करना था। इसमें आपके पास कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट होंगे ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, आपका रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, वेजेज हो सकती है, इस प्रकार के खर्चे, मतलब एक्सपेंडिचर कोई भी है, ठीक है, अगर वो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है तो उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन में देखते हैं, इसके अंदर अगर इसने कहीं बता रखा है तो
नहीं बताया हुआ इसमें, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं इसको आपको जो है ना इसका लास्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जो कि है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21 से पहले नई बुक के अंदर। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, टॉपिक का जो आपका नाम है वो है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कहता है कि आप कुछ चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं, उनकी कैलकुलेशन करने के बारे में इसने बताया हुआ है। कंज्यूम का मतलब होता है कि आपने उसका उपयोग कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, अब वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है या बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी आइटम है जो आप कई साल में यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू साल के एंड में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बोलता है, सुनिएगा, देयर आर सम आइटम्स ऑफ विच द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड आल्सो द पेमेंट मेड फॉर सच आइटम्स इज गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी आइटम मिलेंगी जिनका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा, और आपने उसके लिए कितनी पेमेंट की है वो पेमेंट भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होगी। क्योंकि कोई भी पेमेंट होती है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो जरूर करते हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके कैश बेसिस पर चलता है, और अगर आपने कैश में कुछ भी पे किया है तो वहाँ आपको शो करेगा। सच आइटम्स आर नोन एज कंज्यूमेबल गुड्स, इनको हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स द आइटम्स आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अन्य शब्दों में अगर कहें तो इन आइटम्स को आप लोग यूज कर लेते हैं, सच एज फूड स्टफ्स, खाने पीने की चीजें हो गई, मेडिसिन, दवाइयाँ होगी, दवाइयाँ भी कंज्यूम हो जाती है साल के एंड में। स्पोर्ट्स मटेरियल का सामान आप यूज करते हैं और लास्ट में उसकी वैल्यू नील हो जाती है, चाहे उसको फेंक देते हो। ठीक है, पोस्टेज का सामान या स्टेशनरी का सामान। द अमाउंट टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम्स विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। आपने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको शो करना है वो कैसे शो करेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसके टॉपिक को इसने बता रखा होगा कि कैसे इसको शो करना है आपको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स लाइक फूड स्टफ्स या मेडिसिन को आपने परचेज किया इस साल के अंदर। आपके पास साल में ओपनिंग स्टॉक था उसका और लास्ट में इतना बच गया, तो इसका मतलब हो गया आपने इतना कंज्यूम कर लिया इस साल के अंदर। तो बैलेंस को हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मान लीजिए आपके पास जिस समय फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को आपके पास 4,000 रुपए की दवाइयाँ थी, आपने साल के एंड में 10,000 रुपए की दवाइयाँ और परचेज कर ली, तो आपके पास जो टोटल मेडिसिन होगी वो 14,000 की होगी, लेकिन आपने इस साल में जो है ना 9,000 की यूज भी कर ली। ठीक है, तो आपके पास, मैं कहता हूँ यूज करने का नहीं पता लगा मुझे, मैं कहता हूँ आपके पास लास्ट में 5,000 का स्टॉक बच गया, तो आपने कितना यूज कर लिया। अब सिंपल सी बात है, साल के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, मैंने इस साल में कितना परचेज किया, दोनों को ऐड कर लिया, और लास्ट में कितना बच गया उसमें से मैंने माइनस कर दिया। इसका मतलब हो गया मैंने इस साल में इतने पैसे का मेडिसिन यूज कर लिया। ठीक है, तो जो कंज्यूम कर लिया है वही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है, शो करना है। क्लियर। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी इनका गिवन होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सिर्फ आपको 2 एंट्री बतानी है इसके अंदर, आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, मैं दोनों ही बता देता हूं अभी आपसे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच गुड्स इज आल्सो शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको ओपनिंग स्टॉक है ऐसी गुड्स का ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा और क्लोजिंग स्टॉक जो है ना क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। कहने का मतलब ये है जो इस तरह की गुड्स है आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, उनका ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर। यहाँ एक बात नोट करनी है केवल, अभी आपको बता देता हूँ 1 मिनट में, आप उसको नोट कर लीजिए अच्छे से, अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, उसको नोट्स भी तैयार कीजिएगा ताकि पेपर में किसी प्रकार की गलती ना हो। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको अक्सर 4 नंबर में या 3 नंबर में मिल जाता है, केवल छोटा सा क्वेश्चन आता है। कहता है देखिएगा, हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए क्लब। कहता है कि आप इन आइटम से कैसे डील करेंगे जब आप किसी, ठीक है, फाइनल अकाउंट एक किसी क्लब का मतलब एनपीओ है, एनपीओ का फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मेनली हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ही शो करनी है। देखिएगा, कहता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, जब भी अमाउंट पेड गिवन है, देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, इस क्वेश्चन में आपको परचेज गिवन नहीं है, ये सीधा बोल रहा है कि आपने जो स्टेशनरी परचेज की है उसकी पेमेंट की है, लेकिन यहाँ पर परचेज वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है।
तो आप इस तरह के क्वेश्चन में कंज्यूमेबल गुड्स कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास गिवन हो तो जितना अमाउंट आपने पे किया है 25,000 करंट ईयर के अंदर, सबसे पहले आप उसको लिख लेंगे 25,000 को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ओके, दूसरी बात जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 4,000 रुपये का, आपने इतने का पेमेंट किया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने क्रेडिट परचेज का अमाउंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। जब मैं क्रेडिट परचेज का अमाउंट निकालूंगा तो मैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, केवल क्रेडिट परचेज निकालने के लिए मैं क्रेडिटर्स का ही यूज करूंगा। देखिए मैंने इतना पे कर दिया है 25,000 का, साल के एंड में यानी कि करंट ईयर का जो क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, वो 5400 है। मैं इस 25,000 के अंदर करंट ईयर की लायबिलिटी को अगर प्लस कर दूं और प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा क्रेडिट परचेज आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो मेरा इसमें इस साल के अंदर जितना भी मैंने सामान परचेज किया है, चाहे वो क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है, कैश परचेज की बात नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन में आपके पास टोटल परचेज का अमाउंट आ जाएगा कि कितने का आपने अमाउंट परचेज किया है। ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के समझा देता हूँ। ये जब भी आपने जो परचेज का अमाउंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको अगर लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, जब भी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी अगर गिवन है तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका एक तरह का एक्सपेंस है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में अमाउंट पेड, आपने कितना पेड किया है? 25,000। ठीक है, फिर आप इसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर की लायबिलिटी यानी कि करंट ईयर के क्रेडिटर्स, जो कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है करंट ईयर में 5400 के। ऐड करंट ईयर के क्रेडिटर्स को आप ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे आप प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर को, जिसकी वैल्यू है 7,200। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो परचेज ऑफ स्टेशनरी का आ जाएगा। किस चीज का अमाउंट आ जाएगा? परचेज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, तो मतलब क्रेडिटर्स का यूज इसलिए किया जाता है कि आपने कितने का परचेज किया है। चलिए मैंने इन सबको टोटल कर लेता हूँ। टोटल करने पर देखिए 5472 मतलब मुझे 1,800 रुपये इसमें से माइनस करने हैं, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो 23200 23,200 रुपये 23,200 का मेरे पास परचेज आ गया। और मुझे कंज्यूमेबल गुड्स का अमाउंट निकालना है कि मैंने कितने का कंज्यूम किया है, जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। तो अगर इस अमाउंट के अंदर मैं ओपनिंग स्टॉक को तो प्लस कर लूं, भैया आपने साल में इतने का तो परचेज कर लिया, प्लस ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना था? क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 4,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना था? उसे आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है आपके पास वो है 3,000 की। तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपका आएगा स्टॉक जो आपने यूज किया है, जिसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। एक तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा भाई, अमाउंट पेड होगा, करंट ईयर की लायबिलिटी, प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी। मेन बात जो नोट करनी है वो हमें निकालनी है परचेज ऑफ स्टेशनरी, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ठीक है, जब आपको अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हो तो हमें परचेज निकालना पड़ेगा, लेकिन जब क्वेश्चन में सीधा ही आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी गिवन होगा तो आप क्रेडिटर्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे को परचेज दिया हुआ है, उसमें हमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। यही आपका कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आएगा। ठीक है, आइए मैं आपको अगले इलस्ट्रेशन में करके बताता हूं। देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 22। यहाँ आपको एक बात और बता देता हूँ पहले इसी के अंदर थोड़ी सी बात, कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी क्लोजिंग है, इसने ओपनिंग बनाई नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में वाला दिखा रखा है। आप बनाइएगा जरूर, क्योंकि हमें इसे दिखाना पड़ता है। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का 3,000 तो हम उसे एसेट में दिखा देंगे। करंट ईयर की लायबिलिटी आपकी 5,400 है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसने क्या कर रखी है? लायबिलिटी साइड में शो भी कर रखी है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, मैं चलता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 22 में। अब आपको इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस भी बता दूंगा। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेबिट होनी है वो कैसे निकालेंगे? स्पोर्ट्स क्लब का है, एनपीओ है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2018 को, यानी कि ये प्रीवियस ईयर है 17 का और ये आपका करंट ईयर है 2018 का। अब आप इसे निकालेंगे कैसे? समझिएगा बात को, देखिए। कहता है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर,
आपने स्टेशनरी परचेज कितने की है 75,000 की। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको परचेज नहीं दिया हुआ था, बल्कि उसने कहा था अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। हमें परचेज को निकालना पड़ा था विद द हेल्प ऑफ क्रेडिटर्स की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना पड़ा किसको, परचेज को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली आपको परचेज बोल रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन में परचेज दिया हो तो आप क्रेडिटर्स की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, इनको कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट इग्नोर कर देना, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप 75,000 में ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे 21,000 और क्लोजिंग स्टॉक 18,000 को क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। आइए अब आपको ले चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 की तरफ। कहता है कि आप बताइए यहाँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए एनपीओ, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर रहा है। देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, आपका मेडिसिन हो गया, ठीक है, फूड स्टफ्स हो गए, स्टेशनरी का सामान हो गया, ये सभी कंज्यूमेबल गुड्स हैं। इनका ट्रीटमेंट स्पेशल होता है, समझ लीजिएगा बात को। हमें इनमें कंज्यूमेबल गुड्स का निकालना पड़ता है। इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16 एंड 17, यानी कि जो हमारा करंट ईयर है वो 31 मार्च 2017 है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ 2016 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ 2017 दोनों ही तैयार करनी है। कोई बात नहीं जी, हम क्वेश्चन में चलते हैं। चलने से पहले सबसे पहले आप देखेंगे कि नीचे क्या गिवन है। नीचे आपके पेमेंट टू सप्लायर है, सप्लायर है यानी कि क्रेडिटर है। सप्लायर का मतलब हमारा क्या होता है कि एक तरह का क्रेडिटर है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में परचेज गिवन नहीं है तो हमें क्रेडिटर्स को यूज करना है, ओके है। अब आप इनका यूज कैसे करेंगे समझिएगा बात को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप किस तरीके से शो करेंगे। आपके पास 1,20,000 रुपए का अमाउंट है। सबसे पहले मैं क्लोजिंग क्रेडिटर को तो प्लस कर दूंगा और ओपनिंग क्रेडिटर को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। इस क्वेश्चन में आपको एडवांस टू सप्लायर भी दिया हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए आपने एडवांस में पेमेंट कर रखी है, कोई बात नहीं जी। अगर आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस पे किया था तो इस साल के लिए एक्सपेंस था, तो इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर का एडवांस आपका इस साल का खर्चा था, आप उसे प्लस कर देंगे। लेकिन करंट ईयर का एडवांस आपका इस साल का खर्चा नहीं है तो आप उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और प्रीवियस ईयर के एडवांस को आप ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे और करंट ईयर के एडवांस को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे। ये मेरा सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। फिर मैं इसकी मदद से क्या निकाल लूंगा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया क्रेडिटर और एडवांस को यूज करने के बाद। और अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक आपको मालूम है प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है माइनस होता है। तो जो टोटल बैलेंस आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आएगा, जिसे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करूंगा। आपको ये पता है कि ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग क्रेडिटर पिछले साल की लायबिलिटी थी तो पिछले साल की लायबिलिटी में जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स करंट ईयर की लायबिलिटी है तो करंट ईयर में जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। प्रीवियस ईयर का एडवांस आपकी पिछले साल की एसेट में जाएगा और इस साल का एडवांस आपका इस साल की एसेट में जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनका जो ट्रीटमेंट होगा वो इन्होंने सारा करके बता रखा है, जिसके कि लास्ट में बैलेंस आपको 1,07,800 आएगा और आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपके मेन क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 26 से स्टार्ट हो जाएंगे। 26, 7, 8, 9 ये सभी आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 26 क्वेश्चन और 27 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप इसे भी पूरा कर लीजिए। अब आप 25 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी।